आप क्या समझेंगे इस कैटेगरी में? आप ये समझेंगे कि आपका जो पुराना जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब आप नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हो। अब जब नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हो तो जाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आएगी। अब मॉडिफिकेशन कैसे आएगी? यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी, कहता जी आपने करना क्या है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट हो और स्टैंड अलोन प्राइस आपके पास गिवन ना हो। कहता जी अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ इट वर अ टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें मॉडिफिकेशन का इफेक्ट क्या आएगा? द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी एलोकेटेड टू द रिमेनिंग परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू अनअर्न्ड रेवेन्यू अंडर प्रीवियस अरेंजमेंट प्लस एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम मॉडिफिकेशन। कहता जी अब आपने जो चेंज करना है ना, आपने चेंज कैसे कर रहा है? कहते जी आपने चेंज करना है आपके आने वाली जो आपने उसी कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट नहीं कर लेना। अब आपने ये समझना है कि नया कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है तो जो न्यू प्राइस आप निकालेंगे वो न्यू प्राइस उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? जब से मॉडिफिकेशन आया उससे होगा, पीछे वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। तो देखिए जनाब आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर 40 पेज नंबर 201 पे मिली सबको? कहते जनाब ऑन 1 जनवरी 2021 SL promises to sell 120 products to CL for ₹12,000 at rate 100 per product. The product are to be transferred equally on 31st January and 31 फरवरी। CL paid 12,000 on inception of the contract। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी। इसके बाद कहते हैं जी ऑन फरवरी 15 द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर टू डिलीवर of an additional delivery of an additional 30 products to CL on March 10 at 80 rupees per product, total 2400। CL paid amount additional amount on modification date that is in फरवरी 15 2021। The additional 30 products are distinct। ठीक है, ये वाला केस के प्रोडक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट हैं बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट। लेकिन उसमें किसी किस्म का स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं। अगर स्टैंड अलोन प्राइस गिवन होता तो फिर वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट वाला बन जाता। ठीक है, दोनों कंडीशन वहां पे फुलफिल होते हैं। तो अब आप इसको कैसे देखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो नया यूनिट आएगा आप उसको किस हिसाब से करोगे? नई जो आपका रिट्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली इसका इफेक्ट होगा। ठीक है जी। तो यहां तक तो आपकी दोनों एंट्री सेम रहेंगी क्योंकि मॉडिफिकेशन से पहले की डेट आई है। आप 1 जनवरी को क्या एंट्री पास करोगे? बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 12,000 से 31 जनवरी को जब आप आधी परफॉर्मेंस होगे बैंक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 6,000 से। अब मॉडिफिकेशन डेट पे हम कहेंगे जनाब पुराना कॉन्ट्रैक्ट हम समझेंगे कि खत्म हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ गया। हमने कहा जी कितने पैसे आए हैं बैंक में? 15 को, 15 फरवरी को बैंक में कितने पैसे आए हैं? 2400 रुपये आए हैं। तो बैंक डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को। कितने से? 2400 से। इसी डेट पे मॉडिफिकेशन हुई, ऐसा ही है। अब मॉडिफिकेशन हुई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अब अपनी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। उसने कहा था कि जनाब अगर प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट हो, स्टैंड अलोन प्राइस गिवन ना हो तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? उसका इफेक्ट होना चाहिए प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब जब मैं परफॉर्मेंस करूंगा अगले 60 यूनिट की, कौन सी डेट पे? 28 को 60 यूनिट की जब मैं परफॉर्मेंस करूंगा, मैं क्या लिखूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट करूंगा। लेकिन इस दफा कितने से करूंगा? जो नई प्राइस निकलेगी। नई प्राइस पर यूनिट कितनी निकलेगी? 12,000 की टोटल प्राइस थी, ऐसा ही है जी। सॉरी 12,000 तो 6,000 तो उसमें मैं परफॉर्म कर चुका ना। 6,000 इसको मैं क्या कर चुका हूं? परफॉर्मेंस इसकी मैं दे चुका हूं। तो 6,000 की मीनिंग है 6,000 जमा 2400 और कितने यूनिट रिमेनिंग है? 60 यूनिट की मैं कर चुका हूं 60 और 30 नए यूनिट आगे 90 यूनिट। जनाब इसको डिवाइड कर देते हैं 90 के साथ, क्या प्राइस निकलेगी इसकी? ये समझ आई है बात? पिछली एग्जांपल में क्या था? उसने कहा था कि उसी कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट करो रिट्रोस्पेक्टिवली। एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं। पिछली एग्जांपल में क्या था? उसने कहा था जनाब अगर आपके पास प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, स्टैंड अलोन प्राइस गिवन ना हो, आप सिंपली क्या करो? आप उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लो, कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करो? रिट्रोस्पेक्टिवली, कि अगर आपने कोई परफॉर्मेंस, आपने किसी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया हुआ है तो आप नई पूरे कॉन्ट्रैक्ट की नई कीमत निकालोगे
और उसके हिसाब से अपने रेवेन्यू को एडजस्ट करोगे। रेवेन्यू कम ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और आने वाली जो परफॉर्मेंस होगी उसको नई कीमत पे जो है वो रिकॉर्ड करना। हमने कहा जी ओके। अब यहाँ पे क्या है, वो कहता है जनाब जैसे ही आपके पास अगर प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है और आपके पास सेलिंग प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है, तो आप ये समझोगे कि जैसे ही मॉडिफिकेशन आएगी पुराना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका होगा, अब नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। अब जितनी आपने परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या है जी, आपका जो इफेक्ट आएगा मॉडिफिकेशन का वो आएगा प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जितनी परफॉर्मेंस हो गई है उसको छोड़ देंगे, जो रिमेनिंग परफॉर्मेंस है उसमें आप समझेंगे कि नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। हमने 60 यूनिट की परफॉर्मेंस कर दी थी यहाँ तक, हमने कहा जी 60 यूनिट की परफॉर्मेंस होगी। अब हमारे पास बाकी कितने यूनिट की रह गई थी, 60 यूनिट की पिछले कॉन्ट्रैक्ट की और 30 यूनिट ये जो हमने रिकॉर्ड कर लिए थे इसके। तो अब इनकी नई प्राइस कितनी आएगी, हमने कहा जनाब 6000 रिमेनिंग रह गए थे और 2400 रुपये नए के, तो 90 यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग है कि 60 यूनिट मैंने देने हैं कब, 28 फरवरी को, और बाकी जो मेरे पास 30 यूनिट है वो मैंने देने हैं 10 मार्च को। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 90 यूनिट्स। तो नई प्रोडक्ट की प्राइस कितनी निकली, 93 निकली जी, 93 रुपीज पर यूनिट निकली। कहते जी इसका क्या है, प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब मुझे अब पिछला रेवेन्यू को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब 93 के हिसाब से मैं क्या करूंगा, 60 यूनिट 28 फरवरी को मैं ट्रांसफर करूंगा। तो 93 को जरा 60 से मल्टीप्लाई करवाइए, कितना आता है, 5580। समझ आई बात की, आप पूछो क्वेश्चन। सर मैं बस ये कह रही हूँ, सर हो सकता है कि उनकी जो मार्केट प्राइस है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो स्टैंडर्ड अगर मार्केट प्राइस दोनों प्रोडक्ट्स सर डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, हाँ, तो हो सकता है कि सर मतलब उनकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ऐसे तो सर देखिए एवरेज प्राइस नहीं सुने, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि उसने क्वेश्चन में आपको खुद बताया हुआ है कि उसकी स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है। अगर स्टैंड अलोन प्राइस गिवन होती तो मैं उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानता ना। स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है तो मैं क्या मानूंगा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा कि पुराना टर्मिनेट हो चुका है। अब उसने खुद हमें बताया, अब हमें प्राइस गिवन नहीं है तभी तो हम लोग इन चक्रों में पड़ रहे हैं। अगर प्राइस गिवन होती तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लेता, मैं डेबिट करता इसको इतनी अमाउंट से, क्रेडिट करता इतनी अमाउंट से इसको अपना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, और इसकी परफॉर्मेंस अलग दे रहा होता, पिछले की परफॉर्मेंस अलग दे रहा होता, पिछले के रेट के हिसाब से दे रहा होता, नई की परफॉर्मेंस नई के रेट के हिसाब से दे रहा होता। सर अब जैसे देखिए यही एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक तरफ चेयर्स है और एक तरफ एसी है, तो सर इस मतलब फिर तो वो मतलब अगर हम एवरेज निकालें तो सर बेटा इसकी प्राइस किधर है, एवरेज किस बेस पे निकालोगे, इसकी प्राइस किधर है। सर अब देखिए अगर इन दोनों को हम कर लेते हैं जैसे उसको किया हमने, तो सर एसी की प्राइस तो बहुत किधर है बेटा एसी की प्राइस, क्यों, क्या, कहाँ से निकालेंगे बेटा, ये हमने वही तो मैं आपको, ये नए कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हमने निकाली है, पर यूनिट प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हमने निकाली है। इसकी तो स्टैंड अलोन प्राइस गिवन ही नहीं थी। अगर गिवन होती तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं नई प्राइस निकालता फिरता। मेरे पास तो प्राइसेस दोनों कॉन्ट्रैक्ट की गिवन थी तो मैं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर लेता उसको। इसकी स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दूंगा, जितनी परफॉर्मेंस दे दी है सारा कुछ खत्म। अभी मैं देखूंगा कि नई जो मैंने परफॉर्मेंस देनी है वो मैंने किस रेट पे देनी है। वो रेट निकालने के लिए मैं देखूंगा कि नई प्रोडक्ट की मैंने कितनी कीमत दी और पुरानी रिमेनिंग कितनी रह गई है, ठीक है, और कितने यूनिट्स जो है वो मैंने डिलीवर करने हैं। तो मेरे पास ये नया रेट निकल आया, 6000 पुराने प्रोडक्ट की प्राइस थी, 2400 नई प्रोडक्ट की जो कि डिस्टिंक्ट है, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है, ठीक है। 90 यूनिट्स बनते हैं टोटल जो मैंने परफॉर्म करने हैं अगले आने वाले टाइम के अंदर। तो 93 पर यूनिट के हिसाब से मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकल आई है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं, ये नया कॉन्ट्रैक्ट है। नया कॉन्ट्रैक्ट कितने का जी, 90 यूनिट्स मैंने देने हैं 6000 रुपये और 2400 रुपये के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब नए कॉन्ट्रैक्ट की पर यूनिट प्राइस मेरे पास निकल आई 93, क्योंकि इसकी स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता है @ 1 लाख, स्टैंड अलोन इसकी प्राइस गिवन होती तो फिर ये कंडीशन कौन सी आ रही थी, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट वाली आ रही थी। तो फिर मैं सिंपली क्या करता, मैं इसको अलग से लिखता, इसको मैं अलग से लिख लेता। समझो बात को, हाँ जी, ये इसलिए ये दिस इज नॉट स्टैंड अलोन प्राइस, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो 6000 का हम डिवाइड करते सिंपली,
ओके अच्छा जी, तो नई प्राइस आपके पास आ गई जनाब 93 की। अब आपने प्रोस्पेक्टिवली का मतलब सिंपल सा ये है कि जनाब आपने अब आने वाले जो भी परफॉर्मेंस है, एक तो 28 फरवरी की परफॉर्मेंस और दूसरी आपके पास परफॉर्मेंस कौन सी आएगी, 10 मार्च की परफॉर्मेंस आएगी। तो 10 मार्च की परफॉर्मेंस आप कितने पे करोगे रिकॉर्ड, वो भी 93 के हिसाब से करोगे। आप लिखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से 10/3/2021 को आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से 30 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 93 जी 2790 जी सर जी। सर वो बस मैंने ये पूछना था कि इस केस में तो पहले लायबिलिटी तो मैं 2400 की नहीं बुक हुई, तो आप क्रेडिट उसको डेबिट करें उसको 2790 ये मिसमैच नहीं हो सकता? ये अमाउंट ठीक निकल लिया आपने? जी सर वो 93.3333 है ना, तो वो अच्छा हाँ जी। हाँ जी सर, इन्हीं की लायबिलिटी तो पहले हमने 2400 में नहीं बुक की थी, अब क्रेडिट किन की लायबिलिटी? ये जो सर जी बिल्कुल, हमने इसको बिल्कुल ऐसे ही है, हमने इसको 2400 पे बुक किया था। अब जो हमारी पुराने कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने टर्मिनेट किया उसकी भी तो लायबिलिटी हमने 12,000 पे बुक की थी, उसका भी तो इफेक्ट आना ना, जो 6,000 रिमेनिंग है उसका भी तो इफेक्ट आना ना, वो हमने 5580 पे रिकॉर्ड किया, तो जो डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, वो इसी में तो जाएगा। ओके जी। बस करें वैसे भी स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है। तो IFRS 15 जनाब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। कल इंशाल्लाह एक छोटा सा इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स हैं उसमें हम एक दो क्वेश्चन उसके करेंगे, और हमारे IS जो 12 है डेफर्ड टैक्स उसका एक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, ठीक है, और इंशाल्लाह प्रॉपरली उसकी कल परसों जो भी आने वाले टाइम है उसमें 3-4 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि हम अपने IS 12 को ख़त्म करके उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ओके